हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 299 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 300 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, ऐसा अक्सर देखा जाता है, ऐसा में एक ही मात्रा लगेगी। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि एक सिविल सेवक में अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व के निर्वहन करते समय कई नकारात्मक भाव विकसित हो जाते हैं। किन उपायों द्वारा वो इन नकारात्मकताओं से निपट सकता है, चर्चा करें। आपने उत्तर लिखा है, एक सिविल सेवक को अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार ऐसा होता है, ये दो ए की मात्रा नहीं लगेंगी। ऐसा होता है कि अपने पद व शक्ति के कारण भी सिविल सेवकों में कई नकारात्मक भाव विकसित हो जाते हैं। इसे हम निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। स्वार्थ व हित का संघर्ष, अपने पद व शक्ति का दुरुपयोग कर लोग अपने निजी हित साधने में लग जाते हैं। मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी होता है, किंतु हमें अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को ईश्वर व समाज की सेवा की ओर मोड़कर इसे लोकोत्तर बनाने का प्रयास करना चाहिए। पलायनवादिता, कई बार कठिन परिस्थितियों में सिविल सेवकों द्वारा पलायनवाद का सहारा लिया जाता है। वे समस्याओं से भागने लगते हैं। ये एक ऐसी सब में हमें लगता है ऐसी आपने गलत लिखा है। ऐसी स्थिति है जो मनुष्यों की चुनौतियों से जूझने की क्षमता को कमज़ोर करती है। समस्याओं से भागना कोई समाधान नहीं है, अतः मनुष्य को धैर्य और साहस पूर्वक विपरीत आएगा यहाँ पे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। निराशा व प्रेरणा का अभाव, कई बार अच्छे कार्य करने के बावजूद आपको विरोधियों की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में निराशा का भाव जागृत होता है और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा समाप्त होने लगती है। ये भी ऐसी गलत है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए सिविल सेवा के मूल उद्देश्यों को याद करना चाहिए। जन सेवा एक बड़ा पुरस्कार है और फिर यदि आप लगातार अच्छे कार्य कर रहे हैं तो धीरे धीरे आलोचक भी आधारविहीन हो जाएंगे और उनकी आलोचनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। घमंड, कई अधिकारियों को अपनी शक्ति और पद का अत्यधिक घमंड हो जाता है और वे इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि शक्ति उन्हें जनहित के लिए प्राप्त हुई है, अतः इस प्रकार अनावश्यक घमंड करना अनुचित है। ईर्षा व पाखंड, कई बार सिविल सेवकों में अपने सहकर्मी, वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारियों को लेकर निजी या अन्य कारणों से ईर्षा का भाव जागृत होता है और वे कई प्रकार की गुटबाजियों व पाखंड में लिप्त हो जाते हैं। इससे जनहित भी काफ़ी दुष्प्रभावित होता है। फिर ऐसी गलत लिखा है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए सिविल सेवकों को अपने संकीर्ण हितों और पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर व्यापक जनहित को ध्यान में रखना चाहिए। अतः सिविल सेवकों को कर्तव्यों के निर्वहन में कई नकारात्मक मनोभावों का सामना करना पड़ता है। उनसे निपटने के लिए उन्हें जन सेवा को अपना धर्म व गीता के निष्काम कर्म को अपना कर्तव्य मानते हुए निरंतर अपनी सकारात्मक ऊर्जा व अभिप्रेरणा बनाए रखनी चाहिए। निष्कर्ष तो आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए, आपने जो बातें लिखी हैं बातें सही हैं, बट ये है ना कि इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं करना है। ऐसे यूपीएससी आपसे नहीं कहती कि आप हमें एक एक हेडिंग बताते जाओ और उसका खंडन करते जाओ और अपना उत्तर कंप्लीट कर लो। यूपीएससी का सीधा सा कहना है कि हम आपसे जैसे प्रश्न पूछते हैं, मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि ऐसा अक्सर देखा जाता है, एक सिविल सेवक में अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्व के निर्वहन करते समय कई नकारात्मक भाव विकसित हो जाते हैं। तो आपको पहले लगभग 3 से 4 लाइनों में, यानी कि इन 4 से 5 लाइनों में उन नकारात्मक भावों को बताना है कि आखिरकार वो नकारात्मक भाव कौन से हैं। और ये नकारात्मक जब आप भाव बताएंगे ना, ये नकारात्मक भाव इथिक्स की टर्मिनोलॉजी से रिलेट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनको सामान्य तौर पर बता दें। अब आपको लग रहा होगा सर इथिक्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। इथिक्स की जैसे टर्मिनोलॉजी होती है सदाचार, निष्ठा, ठीक है, सत्यनिष्ठा, सहानुभूति, समानुभूति, अभिवृत्ति, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। आपको ये बताना है कि किस तरीके से उसकी कई बार कार्यों को लेकर अभिवृत्ति जो होती है वो नकारात्मक हो जाती है।
कई बार क्या होता है कि वो लोभ और लालच में आ जाता है। कई बार क्या होता है कि वो अपने सत्यनिष्ठा और कर्तव्य परायणता से विमुख हो जाता है ना। ऐसे वर्ड को आपको बताना है, यानी कि सिंपल सी बात है कि वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यूज, एक आईएएस एस्पायरेंट या एक सिविल सेवक के अंतर्गत कौन कौन सी वो वैल्यूज होने चाहिए। ठीक है, हम आपको जब एथिक्स की क्लासेस 1 जून से कराएंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि नोलन कमेटी की जो वैल्यूज़ हैं, या नोलन कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी हैं कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर कम से कम ये 6 फीचर्स तो होने ही चाहिए, उनको आपको हमेशा यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि सदाचारिता होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, है ना, अपनी बातों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसका जो एटीट्यूड हो वो हर एक परिस्थिति में पॉजिटिव होना चाहिए, परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो बट वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, उसको बोलते हैं। और अगर उसमें वो निगेटिवनेस आ भी जाए तो वो किस तरीके से उस निगेटिवनेस को दूर करेगा, इसको भी उसमें बताया गया है। तो ये क्वेश्चन वास्तव में वहाँ का है। ऐसे अगर आप लिखेंगे कि स्वार्थ व हित का संघर्ष, पलायनवादिता, ये यूपीएससी का उत्तर नहीं हो पाता। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जब भी आंसर राइटिंग करते हो ना, आप लोगों को लगता है कि आपने आंसर किया, आंसर हो गया। ऐसा नहीं है। यूपीएससी आपसे आंसर सिर्फ नहीं लिखाती, यूपीएससी आपके आंसर से आपके व्यक्तित्व को तौल लेती है। वो समझ जाती है कि आपका आंसर वास्तव में आपका व्यक्तित्व बता रहा है। अब आप में से आपको लग रहा होगा कि सर अगर इतना ही यूपीएससी जानकार है तो बता दीजिए कि इस आंसर को पढ़कर आपको मेरे व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चला, है ना, आपको यही लग रहा होगा। तो वो इससे ये पता चलता है कि जब आप कभी प्रॉब्लम में फंसेंगे, सपोज कीजिए मान लीजिए आप कल को कलेक्टर बन गए, आप कलेक्टर बन गए, मैं आपका एक तरीके से चपरासी हुआ, ठीक है, मैं आपके पास आया कि साहब जी एक बात बताइए कि ये केस आया है और इस केस के बारे में ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, आप बताइए क्या कर सकते हैं। आपने तुरंत क्या किया, केस सुना मेरे से, तुरंत उसको निष्कर्ष में तौलने लगे कि देखो ये बात ऐसी है, इसका ये समस्या है, इसको ऐसे समाधान कर दो, ये समस्या है, इसको ऐसे समाधान कर दो, ये समस्या है, इसको ऐसे समाधान कर दो। यानी कि आपने पूरे केस को सुना ही नहीं और निष्कर्ष तुरंत छोटी छोटी बातों पर देने लगे। वहीं पे आप तुरंत खंडन करने लगे। सिंपल सी बात है कि आपके अंदर पैसेंस नहीं है ना, ये चीज़ होता है। ऐसे यूपीएससी जज करती है। देखो सामान्य संस्थानों में आप कॉपी चेक कराओ या सामान्य लोगों से मिलोगे तो वो नॉर्मली आपका कहेंगे कि आंसर बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा लिखा है। इसके 2 रीज़न होते हैं, एक तो या तो उनको पता नहीं होता है कि यूपीएससी का लेवल क्या है, दूसरा उनको ये नहीं पता होता कि आखिरकार यूपीएससी आपके आंसर में क्या निकालती है। देखिए सिंपल सी बात है, यूपीएससी आपको जो ट्रेनिंग कराती है ना वो मुफ्त की है। ट्रेनिंग एक तरीके से आप लोग ये समझिए, लवासना में आपका वो विश्राम स्थल है 6 महीने का, ठीक है ना। आपकी जो मेन ट्रेनिंग होती है वो होती है यहीं से, आंसर राइटिंग से, पढ़ने से, स्टडी से, बैठने से 24 घंटे, पढ़ाई करने से विपरीत परिस्थिति में अपने आप को कूल रख के तैयारी करने से, ये होती है ट्रेनिंग आपकी। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा अपनाइए और कोशिश किया करिए कि अन्य बच्चों के आंसर सुने और उनको सुनकर ये देखें कि आखिरकार वो लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले आंसर में भी टोका था, हालांकि ये तो आपका दूसरा आंसर है। उम्मीद है कि अब आप आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। आपने मैसेज भी किया था कि हाँ सर आगे से गलतियाँ नहीं होंगी। तो ये हेडिंग को अवॉइड कीजिए और यहीं पर एक्सप्लेन मत कीजिए। जैसे मान लो मुझे अगर लिखना होता तो मैं नकारात्मक भाव अगर यही होते तो मैं इन्हीं को लिख देता कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और फिर इनको एक्सप्लेन करता। एक्सप्लेन कैसे करता, इनको निपटाने के साथ साथ किन उपायों के द्वारा। और जब निपटाने की बात आती ना तो मैं एक बात बताऊं, यूपीएससी में इमोशंस नहीं चलते कि हाँ उसके अंदर स्वार्थ है तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एथिक्स के पेपर में इथिकल बिहेवियर ही चलता है। वहाँ पे हम बताएंगे कि साहब इथिकल्स जो अप्रोचेस हैं, इथिकल जो क्लासेस हैं वो हम कैसे प्रमोट करेंगे। हमारे जो हायर लेवल के जो पर्सन्स हैं या हायर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से इस चीज़ को, लोगों के अंदर स्वार्थ जो होता है, हित होता है, उसको दूर कर सकते हैं। कैसे वो
पलायनवादिता को रोक सकते हैं, कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में उस सिविल सेवक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकते हैं। मतलब लॉजिकल आप बताइए। जैसे आपके माता पिता, आप जब विपरीत परिस्थिति में खड़े होते हो तो ये थोड़ा ना करते हो कि सुसाइड कर लोगे जाके। आपके माता पिता तुरंत आपके साथ खड़े हो जाएंगे, बेटा चिंता नहीं करना, नहीं हुआ ना इस बार, अगली बार देना। इतना ही कोई बोल देता तो एनर्जी आपकी 3 गुना हो जाती है। तो वही काम वहाँ पे बताइए कि जैसे अगर कोई एक मिशन में हम फेल हो जाएं, कोई एक हमारा प्रशासन का कोई एक वर्क था उसमें हमारा प्रोजेक्ट फेल हो गया, बट हमारे जो सीनियर हैं, कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने हमें ये कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो कि अब की बार फिर से तुम इसको ट्राई करो। उस दिन आपका जो मोटिवेशन बढ़ेगा। देखो कोई भी इंसान, मूर्ख से मूर्ख इंसान जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करके आता है तो उसके अंदर 2 चीज़ कॉमन होती हैं, धैर्य होता ही होता है। वो भाग कर नहीं जाना चाहता कभी भी, और इतना डरपोक भी नहीं होता। डरता वो कब है, जब उसको डर इस बात का लगता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, सस्पेंड नहीं होगा। और उस सस्पेंड के डर को अगर आप हटा दो कि नहीं, ऊपर वाला कह दे कोई बात नहीं, तुम अपने पूरी ताकत लगा दो, फेल हो गए पास हो गए, तुम पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो फिर देखना पूरी ताकत लगा देगा और पास हो ही जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। एक और बात जो मुझे यहाँ बतानी है कि जब आप अपने उत्तर को लिखें ना तो प्रश्न को रिपीट ना करें। जैसे आपने यहाँ पे रिपीट कर दिया कि पूरा का पूरा प्रश्न ही लिख दिया, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर बोर हो जाता है। ऑलरेडी एग्जामिनर प्रश्न कई बार पढ़ चुका होता है, फिर उसको शुरू के ही 30 से 40 वर्ड वही मिल जाएंगे तो उसको बोरियत लगेगी। आप सिंपल सा इसको डायरेक्टली ऐसे शुरू किया करें कि हाल ही के कुछ घटनाक्रमों ने ऐसे बताया करें, ताकि एग्जामिनर को लगे अच्छा ये ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हमें, है ना। और हाल ही के घटनाक्रम के 1-2 एग्जाम्पल बता दीजिए कि उनके अंदर नकारात्मक भाव कैसे आ जाते हैं, चाहे अगरतला के कलेक्टर साहब की बात हो या छत्तीसगढ़ के डीएम साहब की बात हो। अब इनको क्यों लिखेंगे, क्योंकि इनको पूरा इंडिया जानना है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, इनके अंदर निगेटिवनेस किस तरीके से भरी थी, है ना। तो वो चीज़ें आप बता दीजिए, इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। बाकी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अभी आपने हो सकता है इथिक्स वैसे ना पढ़ी हो जैसे यूपीएससी में पढ़ना चाहिए। हम 1 जून से पढ़ाएंगे, फिर आप आंसर राइटिंग करना, यही आंसर देखना, आप तब और कितने बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। इसको आप रखे रहना अपने पास, और जब हम आपको बता देंगे सारे पॉइंट्स, पूरा एनालिसिस, फिर आपसे कहेंगे अब लिखिए भाई साहब, और तब देखना आप नोलन कमेटी की रिपोर्ट्स को किस तरीके से आप मेंशन करेंगे। होता ही है ना कि हमारा नॉलेज स्कोप उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमसे आंसर उतना बेहतर नहीं हो पाता, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।